गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज क्या स्टार्ट करना है भाई? थर्मोकेमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट वाला मैंने शेयर कर दिया था बेटा। सर आंसर्स नहीं किए थे। गुड इवनिंग सर। आंसर यार सॉल्व करना पड़ेगा हमको। कल करते हैं, कल क्लासेस का मैं कल करेंगे इसको। ठीक है बेटा। ओके सर। मैक्सिमम तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। यस सर, आंसर मैच करना है। चलो आज हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा। देखो ये भी बेटा, ये वाला चैप्टर भी उतना ही आसान है जितना सॉलिड स्टेट। बस बेटा आपको इसमें जैसे थर्मोकेमिस्ट्री, पहले तो हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। पहले हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में बेटा कुछ नहीं है, केवल जोड़ना घटाना है। लेकिन हम लोग को सीखना क्या है, किसके लिए जोड़ना घटाना। ठीक है ना? यानी बेटा जो हीट चेंज आपको निकालना है उसके लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। बस केवल आपको ये मान के चलिए थर्मोकेमिस्ट्री में आपको रिएक्शन लिखना सीखना है। ठीक बेटा। देखिए व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच, ठीक, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर, चाहे बेटा आपका प्रोसेस फिजिकल हो या केमिकल। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which is concerned with transfer of heat between system and surrounding during physical change और chemical change। देखो बेटा कोई भी फिजिकल चेंज हो, लाइक आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही, फिजिकल चेंज है। वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा, फिजिकल चेंज है। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, चाहे बेटा चेंज फिजिकल हो या केमिकल, बेटा हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का यानी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। या तो सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा होगा या दे रहा होगा। अगर सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा होगा तो फायदा होगा, एंडोथर्मिक। अगर सिस्टम सराउंडिंग को दे रहा होगा, नुकसान होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है बेटा। यस सर। थर्मोकेमिस्ट्री को हम लोग केमिकल एनर्जेटिक्स भी बोलते हैं। अब देखो बेटा, जैसे ये रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। देखो बेटा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, हमने बेटा इसको बॉन्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। A और A के बीच में सिंगल बॉन्ड, B और B के बीच में सिंगल बॉन्ड, A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड।
देखो बेटा, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो पहले रिएक्टेंट में एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटते हैं। ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा। प्रोडक्ट में बेटा नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड टूटना बेटा एंडोथर्मिक होता है, बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक होता है। डिसोसिएशन ऑलवेज एंडोथर्मिक, फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो देखो बेटा, अगर मान लो बेटा रिएक्टेंट में जितने भी बॉन्ड है उन सबको तोड़ने की एनर्जी आपको कितनी देनी पड़ी? Q1। तो Q1 क्या है? रिएक्टेंट में सभी बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। Q2 क्या है? प्रोडक्ट में बेटा जितने बॉन्ड बने उसमें एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई दिक्कत बेटा इस पेज पर? नो सर। अब देखो बेटा, दोनों को कंपेयर करो। अगर बेटा बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी बॉन्ड में बनने वाली एनर्जी इक्वल है तो डेल्टा एच 0 होगा, और जब डेल्टा एच 0 होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल प्रोसेस। और बेटा नेचर में आइडियल जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है ना? तो Q1 बराबर Q2, डेल्टा एच इक्वल टू 0, यानी आइडियल, ये बेटा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। आइडियल एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है। फिर देखो बेटा, अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है, बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी बॉन्ड में बनने वाली एनर्जी से ज्यादा है, तो नेट में बेटा हीट क्या हुई? एब्सॉर्ब। नेट में हीट बेटा क्या हुई? एब्सॉर्ब। प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। अगर बेटा बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी बॉन्ड बनने में निकलने वाली एनर्जी से कम है तो बेटा नेट में एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगी, सिस्टम को लॉस होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो बेटा Q1 इक्वल टू Q2। Q1 मतलब सराउंडिंग ने सिस्टम को दी, Q2 मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग को दी। अगर दोनों इक्वल है आइडियल, अगर बेटा Q1 ग्रेटर देन Q2 है, ठीक, तो इसका मतलब सिस्टम नेट में सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट ली है, फायदा हुआ प्लस एंडोथर्मिक। अगर बेटा Q1 लेस देन Q2 है तो नेट में हीट रिलीज हुई, कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में। प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। बाकी हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स में जब एक्टिवेशन एनर्जी बताया था तो वहां पर एक्सो के लिए ग्राफ बताया था, एंडो के लिए ग्राफ बताया था बेटा। यस सर। ये ग्राफ किसके लिए होता है? एक्सो। एक्सो। ये वाला ग्राफ किसके लिए होता है? एंडो। एंडोथर्मिक। वहां पर मैंने आपको बताया था एक गिवन रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक पहचानना। क्या बताया था? अगर किसी रिएक्शन के राइट साइड में प्लस Q लिखा है
तो डेल्टा एच माइनस क्यू एक्सोथर्मिक, अगर माइनस क्यू लिखा है तो डेल्टा एच प्लस क्यू एंडोथर्मिक, और कुछ नहीं लिखा है तो डेल्टा एन जी निकालोगे। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डिसोसिएशन एंडोथर्मिक, डेल्टा एन जी लेस देन 0 और इक्वल टू 0, फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक विथ वन एक्सेप्शन, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। होना N2 क्या plus चाहिए, O2. होना क्या चाहिए बेटा, इसको एक्सो, होती क्या एंडो, क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड एन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक बेटा, Yes. तो एक बार वहां से रीडिंग लगा लेना। अब देखिए बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन। देखो बेटा, आपके सामने कोई केमिकल चेंज हुआ, या बेटा आप लैब में हैं, दो केमिकल के बीच में आप रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक। तो जो आपने बेटा बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन कराई, उसको अगर बाई सिंबल हम कॉपी पे लिखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया, क्या बनेगा, CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन बेटा क्या है, रिएक्टेंट। CO2 क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किधर लिखा जाएगा, लेफ्ट में। प्रोडक्ट किधर लिखा जाएगा, राइट में। ये बेटा केमिकल रिएक्शन है। जैसे एसिड की रिएक्शन बेस से कराए, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, केमिकल रिएक्शन है। व्हाट इज थर्मोकेमिकल, थर्मो का मतलब हीट। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो हमें रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट बताती है, वेदर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक। और बेटा कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ये भी बता रही है, तो उसे कहते हैं थर्मोकेमिकल। तो जो बेटा फिजिकल स्टेट के बारे में आइडिया देती है, ठीक है बेटा, जो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, कितनी एब्जॉर्ब हुई, यानी रिएक्शन एंडो है एक्सो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसे कहते हैं थर्मोकेमिकल। देखो, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन which represent physical state of reactant and product as well as amount of heat produced or absorbed is known as thermochemical reaction। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट बताती है, साथ साथ ये भी बताती है कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या इवॉल्व, उसको कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जैसे देखो, ये कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया, CO2 बना, दैट इज केमिकल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो देखो, फिजिकल स्टेट पता चल रही है, कितनी हीट प्रोड्यूस पता चल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल। देखो बेटा, एसिड की रिएक्शन बेस से कराया, सॉल्ट एंड वाटर, इतनी हीट प्रोड्यूस, इधर थर्मोकेमिकल। और याद रखना बेटा, प्योर HCl एसिड नहीं होता है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है, ठीक है बेटा। Yes. उसी तरीके से देखो, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड या ऑक्सीजन गैस, डेल्टा H प्लस X किलो कैलोरी। तो देखो बेटा, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट पता चल रही, रिएक्शन एंडोथर्मिक है ये पता चल रहा, X किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रही ये पता चल रहा, इसको कहते हैं थर्मोकेमिकल। ठीक बेटा, Yes, sir.
अब देखो ये इम्पोर्टेंट बात, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस जोड़ी जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं, रिवर्स की जा सकती है। और बेटा अगर किसी थर्मोकेमिकल रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो बेटा हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, साइन अपोजिट। एक्सो को रिवर्स करोगे तो एंडो हो जाएगी, एंडो को रिवर्स करोगे तो एक्सो हो जाएगी। जैसे देखो सी सॉलिड प्लस O2 गिव CO2, डेल्टा एच कितना -94 किलो कैलोरी। अगर इसको बेटा रिवर्स कर दे यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दे, यानी क्या लिखे CO2 गिव C प्लस O2, तब इसका डेल्टा एच होगा +94 किलो कैलोरी। यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो 94 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होगी। और अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ेंगे तो 94 किलो कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है। Yes, sir. एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ डिसोसिएशन दोनों बेटा क्या होता है, सेम, साइन अपोजिट। ठीक, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन 94.3 किलो कैलोरी, कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ डिसोसिएशन +94.3 किलो कैलोरी। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. देखो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जला रहे, वाटर बन रहा, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही, दैट इज थर्मोकेमिकल। तो अगर बेटा इसको रिवर्स करके लिखें तो ये हो गया, सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। तो क्या दिख रहा, 1 मोल वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, -285। अगर 1 मोल वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ेंगे तो 285 किलो कैलोरी हीट आपको किलो जूल हीट देनी पड़ेगी। ठीक बेटा, बोलो। Yes, sir. ये जो बेटा हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, एक्सो एंडो में कन्वर्ट हो जाती है, एंडो एक्सो में, ये बेटा लेवोजियर एंड लाप्लास लॉ के अकॉर्डिंग होता है। लेवोजियर एंड लाप्लास लॉ बेटा ये कहता है कि अगर बेटा किसी कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन -x है तो उसका हीट ऑफ डिसोसिएशन +x होगा। जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन -94.3, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन +94.3। वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन -285, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन +285। कोई दिक्कत? No, sir. ये देखो अब है आपका हीट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब आपको बेटा एक बैलेंस इक्वेशन दी है। ठीक है बेटा, जैसे C प्लस O2 गिव CO2, आपको बेटा एक बैलेंस इक्वेशन दी है। तो गिवन बैलेंस इक्वेशन रिएक्टेंट का जितना अमाउंट बता रही है, अगर एक्चुअल में उतना खर्च हो, प्रोडक्ट का जितना अमाउंट बता रही है, अगर एक्चुअल में उतना प्रोड्यूस हो, यानी बेटा रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही हो, तो जितनी हीट प्रोड्यूस होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन
मे बी एंडोथर्मिक, मे बी एक्सोथर्मिक। अगर नेट में एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक, इवॉल्व हुई तो एक्सोथर्मिक। ठीक बेटा, ठीक है। Yes, sir. अब देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब in a chemical reaction when number of moles reactant number of moles of reactant as represented by chemical reaction has completely reacted। जैसे देखो बैलेंस इक्वेशन क्या है, C solid plus O2 gives CO2। रिएक्शन क्या कह रही, जब 1 मोल कार्बन यानी 12 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन यानी 32 ग्राम में जलाया जाता है, ठीक है ना, तो क्या प्रोड्यूस होगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी 44 ग्राम। देखो रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, रिएक्टेंट का टोटल मास 44, इसलिए प्रोडक्ट CO2 का टोटल मास 44। तो देखो रिएक्टेंट का जितना अमाउंट रिप्रेजेंट कर रही एक्चुअल में वो खर्च हो, प्रोडक्ट का जितना अमाउंट कह रही एक्चुअल में उतना प्रोड्यूस हो। यानी बेटा आपकी रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, तो जितनी हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। Yes, sir. अब देखो जरा, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है, C प्लस O2 गिव CO2, T इक्वल टू 0 पर। बैलेंस इक्वेशन देखो क्या कह रही, कार्बन बेटा 1 मोल 12 ग्राम लिया आपने, ऑक्सीजन 1 मोल लिया बेटा 32 ग्राम, नो रिएक्शन CO2 0। आफ्टर रिएक्शन देखो CO बेटा कार्बन पूरा खर्च हो गया, आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन पूरा खर्च हो गया। कैसे कंफर्म होगा पूरा खर्च हुआ, तो बेटा बोलो रिएक्टेंट का कितना मास गायब हुआ, 44। 44. तो बेटा CO2 अगर 44 बन रही है तो ये कंफर्म हो गया कि कार्बन 12 ग्राम खर्च हुआ है, ऑक्सीजन 32 खर्च हुआ है। तो बेटा 94.3 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कोई बोले इस रिएक्शन का डेल्टा एच 94.3 किलो कैलोरी है, इसका क्या मतलब है। Release the right. 94.3 किलो कैलोरी का क्या मतलब, जब 1 मोल कार्बन जब 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन में कंप्लीटली जलाया जाता है, यानी 1 मोल CO2 बनती है, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है बेटा। Yes. Yes, sir. तो अगर आपसे हम पूछें कि बताओ भाई 6 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली जलाया गया, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। Sir, 47.2. हाफ हो जाएगी इसकी, तो 40 minus 47.2. बिल्कुल सही, हाफ हो जाएगी, Yes, sir. 47.15। 94 का आधा 47.3 Yes. का आधा 1। तो बेटा ये हीट ऑफ रिएक्शन क्या बता रही है, 12 ग्राम कार्बन के कंबस्शन से 94.3, तो आपको 6 ग्राम के लिए चाहिए, आधा कर दो। ठीक बेटा। सिमिलरली हाइड्रोजन कोई रिएक्शन, हाइड्रोजन को देखो बेटा ऑक्सीजन में जला रहे हैं, 1 मोल वाटर बन रहा है, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही, इसका क्या मतलब है,
जब 1 मोल हाइड्रोजन यानी बेटा 2 ग्राम, हाफ मोल यानी ऑक्सीजन 16 ग्राम कंज्यूम होता है, यानी रिएक्टेंट का मास कितना कंज्यूम हुआ 18 ग्राम, और वाटर बेटा कितना बन रहा 18 ग्राम, तो 285 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होगी। दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करती है? नंबर 1 बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखो। बेटा 1 मोल हाइड्रोजन को हाफ मोल ऑक्सीजन में जलाया गया, 1 मोल वाटर वेपर फॉर्म में बनाई गई, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई। दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन। दूसरे पर्सन ने बेटा 1 मोल हाइड्रोजन को हाफ मोल ऑक्सीजन में जलाया, 1 मोल वाटर प्रोड्यूस किया, लेकिन बेटा लिक्विड स्टेट में, उसको बेटा इतनी हीट मिली। तो देखो बेटा, दोनों रिएक्शन का रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन वैल्यू अलग अलग है डेल्टा एच की। क्यों अलग है? क्योंकि स्टेट डिफरेंस। फिजिकल स्टेट अलग अलग है। समझ गए? यस सर। तो देखो क्लियरली फ्रॉम एबो एग्जाम्पल इट इज क्लियर हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलिए जरा एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेकंड वाले में हीट पहले वाले से ज्यादा क्यों आई? सर क्योंकि ट्रांजिशन में तो वो था सर, स्टेट चेंज करने में एनर्जी। बिल्कुल सही। देखो बेटा, जो सेकंड वाली रिएक्शन है उसमें अगर आप ऊपर ऊपर देख रहे हो तो आपको लग रहा है उसमें एक प्रोसेस हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। लेकिन बेटा एक्चुअल में सेकंड रिएक्शन जो दिख रही है उसमें 2 स्टेप है। ठीक है बेटा, सेकंड रिएक्शन में 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? पहली रिएक्शन, पहले बेटा वाटर वेपर के फॉर्म में बनता है 1 मोल, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई। फिर बेटा ये जो आपका वाटर वेपर बना वो कंडेंस होता है वाटर लिक्विड में, इसमें बेटा हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो वो प्रोड्यूस हीट 57.8 में आके जुड़ जाती है, इसलिए नेट वे वैल्यू ज्यादा हो जाती है। समझ गए बेटा? यस। तो ये जो 68.3 दिख रहा ना, इसमें बेटा 2 हीट है, एक वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन जब वाटर वेपर में बना यानी 57.8, प्लस वाटर वेपर किसमें कंडेंस हुई? वाटर लिक्विड में, और हीट प्रोड्यूस हुई, वो भी जुड़ गई उसमें। ठीक बेटा? यस सर। तो इसमें 2 स्टेप है, ध्यान रखना। अब देखो इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं इसी को। फ्रॉम अबाउट टू एग्जाम्पल कैलकुलेट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ कंडेंसेशन फॉर वाटर। ये जो 2 रिएक्शन दी हैं
इसको हम लोग क्या नाम देंगे? गिवन रिएक्शन। आपसे कहा जा रहा इन दोनों की हेल्प से हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताओ क्या होगा, या हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा। तो आप सबको मालूम है वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। तो बेटा दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? सेम। वेपोराइजेशन क्या होगा? एंडो। कंडेंसेशन क्या होगा? एक्सो। ठीक बेटा। यस सर। तो देखो बेटा, आपको क्या निकालना? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सबसे पहले बेटा आपको रिक्वायर्ड रिएक्शन यानी हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखना पड़ेगा। उसमें जाने के लिए बेटा ये डायग्राम देखो। जब बेटा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। अगर बेटा सॉलिड 1 मोल लिया है आपने, टेम्परेचर बेटा अगर आपने बेटा सॉलिड कितना लिया? 1 मोल। टेम्परेचर अगर मेल्टिंग पॉइंट है, तो जब बेटा 1 मोल सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट पर 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ऐसे हीट को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। फिर देखो बेटा लिक्विड अगर वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो रहा, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। ये भी बेटा एंडोथर्मिक होता है। बेटा फ्यूजन, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना एंडो, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन एंडो, डायरेक्ट बेटा सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा सब्लिमेशन, ये भी बेटा एंडो होती है। तो तीनों बेटा फॉरवर्ड प्रोसेस एंडो, जबकि तीनों बैकवर्ड एक्सो। ये एक्सो है। हीट ऑफ कंडेंसेशन एक्सो होगी, हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन एक्सो होगी। तो बेटा इस डायग्राम में कितने प्रोसेस दिख रहे हैं? 5। फॉरवर्ड तीनों एंडोथर्मिक, बैकवर्ड दोनों एक्सोथर्मिक। अब बेटा एक डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, लिखा हुआ है, उसी से बाकी सब बना ली जाती। देखो क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन। आइए बेटा, हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब जब 1 मोल सॉलिड 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट पर, तो हीट को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। वेपराइजेशन है तो इसमें आ जाओ। जब 1 मोल लिक्विड 1 मोल वेपर में कन्वर्ट होता है, किस टेम्परेचर पे? बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखो बेटा अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, रिमेंबर हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सिंबल क्या होगा? प्लस, लेकिन इसका उल्टा एक्सोथर्मिक। तो देखो बेटा जब 1 मोल लिक्विड 1 मोल वेपर में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पर, तो जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है बेटा। यस। अब देखो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो वेपोराइजेशन में बेटा कौन सा कन्वर्जन हो रहा? लिक्विड का वेपर में। तो जरा इसकी रिएक्शन लिखो।
पहले एरो बनाओ। रिएक्टेंट क्या है बेटा? वाटर लिक्विड। प्रोडक्ट बेटा क्या? वाटर वेपर। तो ये आपकी वेपोराइजेशन की रिएक्शन है, बस यही लिखना मेन है। अब देखो ये बेटा रिक्वायर्ड रिएक्शन है, ये दो आपकी गिवन रिएक्शन है। रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग इनको सेट करो। देखो आपको H2O लिक्विड चाहिए, सेकंड में है। आपको बेटा राइट में चाहिए, सॉरी लेफ्ट में चाहिए, लेकिन वहां किस में? राइट में। तो सेकंड वाले को रिवर्स कर दो। ठीक, पहले वाले को एज इट इज रखो, जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। तो देखो बेटा ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो हमने देखो क्या किया, वाटर लिक्विड वाले को रिवर्स कर दिया, वेपर वाले को एज इट इज रखा, दोनों को बेटा जोड़ दिया, जोड़ने से इतना आंसर आ गया। Yes, sir. तो बेटा एक को रिवर्स कर दिया, दूसरे को एज इट इज जोड़ दिया, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ये आपकी बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसका डेल्टा एच ये है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना आया? प्लस 10.3। अब बताओ इसका मतलब क्या बेटा? जब 1 मोल वाटर लिक्विड 1 मोल वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो 10.3 किलो कैलोरी हीट हमको देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, बोलो। Yes, sir. अगर हीट ऑफ कंडेंसेशन पूछता तो इसका उल्टा कर दो। तब बेटा रिएक्टेंट साइड में क्या होगा? H2O गैस। प्रोडक्ट साइड में क्या होगा? H2O लिक्विड। आप बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंबल चेंज, वैल्यू वही रहेगी। फिर देखो बेटा नंबर 2, नंबर 2 है बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। हीट ऑफ रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने एलिमेंट का कौन सा एलोट्रॉप लिया। जैसे देखो 1 मोल कार्बन डायमंड फॉर्म, 1 मोल ऑक्सीजन में जलाई गई, 1 मोल CO2 बना, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई। दूसरे ने क्या किया, 1 मोल ग्रेफाइट फॉर्म, 1 मोल ऑक्सीजन में बनाया, 1 मोल CO2 बनी, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई। अब जरा दोनों रिएक्शन को गौर से देखो, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, अंतर किसकी बात का है? So रिएक्शन diamond and graphite का. अंतर बेटा किस बात का है कि कार्बन एक जगह डायमंड फॉर्म है, एक जगह ग्रेफाइट फॉर्म, और देखो डेल्टा एच अलग अलग मिल रहा। तो क्लियरली दिख रहा हीट ऑफ रिएक्शन एलोट्रॉप फॉर्म पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ चेंज आया क्यों? क्योंकि बेटा कार्बन की डायमंड फॉर्म और ग्रेफाइट फॉर्म दोनों की बॉन्डिंग में डिफरेंस होता है। कार्बन डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, जबकि ग्रेफाइट में बेटा क्या होता है? sp2। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, तो बेटा बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होगी। ठीक बेटा, देखो क्या लिखा है फ्रॉम, अब देखो इसी को क्वेश्चन बना रहे हैं। फ्रॉम एबो एग्जाम्पल इट इज क्लियर हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन
एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। फिर देखो इसी को क्वेश्चन बना दिया, फ्रॉम अबव टू एग्जाम्पल कैलकुलेट हीट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट। हीट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब 1 मोल डायमंड फॉर्म 1 मोल ग्रेफाइट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। सर 1.9 केल्विन। जितनी हीट प्रोड्यूस होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशन। तो आपको बेटा मेन चीज क्या है, हीट ऑफ ट्रांजिशन लिखना आना चाहिए। तो बेटा जिसको कन्वर्ट कर रहे हो वो लेफ्ट साइड, और जो कन्वर्जन के बाद बन रहा वो राइट साइड। ठीक, एक को एज इट इज रखेंगे, कार्बन डायमंड फॉर्म एज इट इज रखो, ग्रेफाइट वाली रिएक्शन को रिवर्स करके जोड़ दो, आंसर हो गया। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब when 1 mole of one form of allotrope is converted into 1 mole other form। बोलो बेटा कितना आया, -1.9 आया। -1.9। इसका क्या मतलब है, जब 1 मोल डायमंड 1 मोल ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जाएगा तो बेटा 1.9 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर, बोलो भाई। चलिए तो देखो बेटा, ये तो डेफिनेशन हो, ये आपकी बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो देखो डायमंड हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, तो डायमंड वाली रिएक्शन को एज इट इज रखा, ग्रेफाइट वाले को रिवर्स किया, जोड़ दिया, ये आपका आंसर आ गया। बोलो बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो याद रखना बेटा, अगर आपको एक रिएक्शन एक्सो दी है एक एंडो दी है, कह रहा बताओ एक्सो एंडो में स्पॉन्टेनियस कौन होती है। एक्सो बेटा स्पॉन्टेनियस होती है, एंडो नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये हर जगह सही नहीं है। यस सर। अगर एक्सो एंडो में डिसाइड करना है तो हर जगह प्रूफ करने का तरीका डेल्टा जी होता है। तो देखो बेटा ये रिएक्शन एक्सो है, स्पॉन्टेनियस है, और याद रखना कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किधर जाती है, जिधर स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो देखो डायमंड बेटा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्रेफाइट में। ठीक, यानी बेटा ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ठीक है। यस सर। सर ये नहीं कर सकते कि रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जिधर एंट्रोपी सर ये बढ़ती फिर है। से बता दीजिए वाला पॉइंट जो बताया आपने। डायमंड से ग्रेफाइट में कन्वर्जन बेटा एक्सो दिख रहा है या एंडो, एक्सो। एक्सो। तो बेटा इन जनरल एक्सो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होती है, और बेटा किस तरफ प्रोसीड करती है, जिधर स्टेबिलिटी ज्यादा हो। मोर स्टेबल। तो बोलो बेटा आपका कन्वर्जन किधर से किधर हो रहा है, डायमंड से ग्रेफाइट। तो बेटा कौन ज्यादा स्टेबल है, ग्रेफाइट। इसीलिए नेचर में बेटा ग्रेफाइट ज्यादा पाया जाता है, और डायमंड के हम लोग सपने देखते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। चलिए सर डायमंड जहरीला होता है। हैं डायमंड चाटने से आदमी मर जाएगा। भाई साहब, हमने देखा नहीं तो टेस्ट कहाँ से करें।
सर हम देखें सर मेरे इसमें दिखा बेटा इसका हमें आइडिया नहीं। जी पिक्चरों में तो दिखाया जाता है, बट रियलिटी क्या है पता नहीं। अगर बेटा ये जहरीला होता यस तो तब लोग फिर पाएंगे। लोग पहनते क्यों? उसी उसी पहने पहने लोग खाना नहीं खाते। यस सर। तो कुछ एक वैरायटी ऐसा हो सकता है, बट सभी डायमंड पॉइजन होते हैं ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो बेटा कोई अंगूठी क्यों पहनता, है कि नहीं? जी यस सर। अगर ऐसा होता तो कोई भी लेडीज कभी ये इच्छा नहीं करती कि हमको डायमंड गिफ्ट में मिले। अब देखो बेटा, तीसरा फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। ये बेटा किसी का माइक बंद कर लो। तीसरा फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। तो देखो बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन पर ये थोड़ा ऐसे लेटर गायब हो गए। देखो बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर and effect of temperature is given by Kirchhoff equation। आपको बेटा 4-5 नाम याद रखना है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट, इक्वेशन का नाम क्या बताया था? वान टॉप। वन हाबिटेशन। केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट आरइनियस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल पर टेम्परेचर का इफेक्ट नर्स्ट इक्वेशन। आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मेनली क्या आता है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। और बेटा हीट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट किरचॉफ। ठीक है बेटा, यस ये बेटा आपकी किरचॉफ इक्वेशन। देखो बेटा, अगर T1 टेम्परेचर पर हीट चेंज डेल्टा H1 है, T2 पर बेटा डेल्टा H2 है, तो बेटा किरचॉफ इक्वेशन क्या कहता है? मोलर हीट कैपेसिटी चेंज किसके बराबर होगा? डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर T1 टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी चेंज E1 है, T2 पर E2 है, तो बेटा डेल्टा CV ये होता है। केवल इक्वेशन याद रखनी है, कभी भी आपसे न्यूमेरिकल इस पे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। फिर देखो बेटा, चौथा फैक्टर हीट ऑफ रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका प्रोसेस आइसोबैरिक है या आइसोकोरिक। आपकी रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हुई है या कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और आप सबको मालूम होगा
जब कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, यानी प्रोसेस आइसोबैरिक है, तो हीट चेंज को डेल्टा एच बोलते हैं। इंथैल्पी चेंज, दैट इज क्यूपी। अगर बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप हीट चेंज निकालते हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज डेल्टा एच, नाम इंथैल्पी चेंज। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, प्रोसेस आइसोकोरिक। ठीक। और बेटा किसी केमिकल रिएक्शन के लिए या फिजिकल चेंज के लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो देखो बेटा, अगर किसी रिएक्शन का या प्रोसेस का डेल्टा एच दिया है, डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा ई दिया है, डेल्टा एच निकालना है। सबसे पहले बेटा डेल्टा एनजी निकालोगे। वही डेल्टा एनजी है जो आपने केपी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एनजी में पढ़ा। डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और बेटा अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई डेल्टा एनजी आर टी। इम्पॉर्टेंट बात बेटा क्या है? डेल्टा एनजी निकालना। अब सबसे बड़ी बात देखो, डेल्टा एच, डेल्टा ई और आर की यूनिट बेटा सेम होनी चाहिए। आर बेटा किलो जूल में इतना होता है, सबको रटा है। किलो कैलोरी में इतना होता है। डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो तीन केस बेटा डेवलप होते हैं। अगर डेल्टा एन जी जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक, ये बेटा एग्जाम्पल है इसकी। सबके लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन, ऑलवेज एंडोथर्मिक। डिसोसिएशन क्या होती है? एंडोथर्मिक, फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई होगा। PCl5 गिव PCl3+2, डेल्टा Ng +1, N2O4 गिव्स 2NO2। दोनों का डेल्टा Ng निकाल के देख लो, +1। अगर डेल्टा H माइनस डेल्टा ई, डेल्टा Ng RT यानी 1 × RT। ठीक बेटा? यस सर। सर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो डिसोसिएशन क्यों ले रहे हैं? बेटा डेल्टा Ng ग्रेटर देन जीरो को डिसोसिएशन बोलते हैं। डिसोसिएशन का मतलब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट से ज्यादा। ओके सर। अगर आपके पास एक पेन है तो पेन बेटा एक पीस है, अगर उसको दो पीस में कैसे कन्वर्ट करोगे? तोड़ देंगे सर, एनर्जी देनी पड़ेगी। तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी यस सर। एंडोथर्मिक। बेटा तोड़ना नहीं अपना पेन, पता चला चेक कर रहे हैं, देखे। सर नहीं टूटेगा, यूज एंड थ्रो वाला है। अच्छा चलिए, अगर बेटा डेल्टा एन जी, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है
तो डेल्टा एच बेटा लेस देन डेल्टा। ठीक बेटा, ये वैसे ही है। डेल्टा एन जी बराबर 0, केपी बराबर के सी। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, केपी ग्रेटर देन के सी। डेल्टा एन जी लेस देन 0, केपी लेस देन के सी। ठीक बेटा। Yes, sir. हैबर प्रोसेस डेल्टा एन जी -2। तो अगर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई निकालना है तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई क्या होता है? डेल्टा एन जी आर टी यानी -2 आर टी। अब आपसे कह रहा हैबर प्रोसेस के लिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई किलो कैलोरी में निकालो 500 केल्विन पर। तो बेटा डेल्टा एन जी की जगह क्या लिखा? -2। आर किलो कैलोरी में 2 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर बेटा 500 ले लेना। ठीक। अब देखो Yes, बेटा, ये कांटेक्ट प्रोसेस है सल H2SO4 बनाने का। डेल्टा एन जी क्या है? -1 है। ठीक। जी सर। Yes, sir. जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड at 500 Kelvin is 15 kilocalorie per mole. Calculate change in internal energy when 4 mole of liquid is converted into 60. देखो क्वेश्चन क्या है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड at 500 Kelvin is 15 kilocalorie per mole. Calculate change in internal energy when 4 mole of liquid is converted into vapor at same temperature। बताओ बेटा सॉल्व करके। सर 60. अरे काहे का 60 यार, इतना आसान थोड़ी कि 15 चौको 60 कर दिया तुमने। ये जो 15 दिया है ना, ये कोई इंटरनल एनर्जी थोड़ी दिया हुआ है। जो E है। ये डेल्टा एच दिया हुआ है 1 मोल के लिए। देखो जब कभी भी हीट चेंज दिया हो, ये मेंशन ना हो कि आइसोबैरिक है या आइसोकोरिक, तो हमेशा आइसोबैरिक माना जाता है। और जब भी स्टेट चेंज होती है तो प्रोसेस हमेशा क्या होता है? आइसोबैरिक एज वेल एज आइसोथर्मल। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोबैरिक लेते हैं। तो पहली लाइन क्या बता रही? जब 1 मोल लिक्विड 1 मोल वेपर में कन्वर्ट हो रहा, कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा नहीं है लेकिन मानना वही है, 15 किलो कैलोरी आपको हीट देनी पड़ती है। तो अगर 4 मोल कन्वर्ट करें तो डेल्टा ई क्या होगा? अगर 4 मोल के लिए डेल्टा एच पूछता तो 60 हो जाता, लेकिन डेल्टा ई पूछा है। बोलो बेटा क्या फार्मूला होता है डेल्टा एच डेल्टा ई? Fanatic. आपको बेटा डेल्टा ई कितने के लिए चाहिए? 4 मोल के लिए। तो 4 मोल के लिए डेल्टा एच कितना रखोगे? 60। टेम्परेचर बेटा कितना दिया? 500। बोलो आर क्या लोगे? आर की वैल्यू बोलो। सर 2 लेंगे। 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तुम सब लोग पैदल हो।
बेटा आर की यूनिट वही होती है जो डेल्टा एच की होती है। 8.3 तो 2 नहीं लेंगे, 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी। यस तो देखो बेटा आर 2 इंटू 10⁻³ T500 डेल्टा ही निकालना, डेल्टा है। पूरी गाड़ी आकर कहाँ रुकी? डेल्टा एनजी पर। देखो बेटा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा, 4 मोल लिक्विड 4 मोल वेपर में कन्वर्ट हो रहा। जब भी बेटा स्टेट चेंज होती है, कभी भी नंबर ऑफ मोल नहीं चेंज होता, वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक, तो लिक्विड के मोल 4 तो वेपर के मोल 4। अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी निकालने में कभी भी लिक्विड स्टेट नहीं ली जाती है। तो बोलो बेटा वेपर के मोल कितने? 4। प्रोडक्ट गैसियस के मोल कितने? 4। प्रोडक्ट लिक्विड कितना है? 0। इसको नहीं लेंगे। 4 माइनस 0 कितना हुआ? 4। ये आपका फॉर्मूला। 4 मोल के लिए डेल्टा एच ये हो गया। 4 मोल का डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा एन जी 4, ये बेटा आर, ये 500। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, तो क्या आया? 56 किलो कैलोरी। ये बेटा किसके लिए है? 4 मोल के लिए। अगर पर मोल पूछ देता तो क्या करोगे? 4 से 4, डिवाइड। तब ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो ये प्रोड्यूस है। देखो वैसे इन जनरल फॉर्मेशन बेटा एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन एक दो रिएक्शन है जहाँ एंडोथर्मिक होता है, जैसे N2+O2 गिव्स 2Na। तो हम लोग दोनों चीज लेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब। जब बेटा आप किसी कंपाउंड का 1 मोल बनाते हो, और बेटा किससे बनाते हो? उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है ना, उनकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म से। तो बेटा व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन तब कहलाएगा जब उस रिएक्शन में 1 मोल प्रोडक्ट बने, और किससे बने? उस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसमें जो एलिमेंट है डायरेक्टली एलिमेंट से, मोस्ट स्टेबल फॉर्म से। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस or absorb when 1 mole of a particular compound
is directly obtained from its constituent element, most stable form of element. तो बेटा अगर आप किसी कंपाउंड का 1 मोल बना रहे हो, किससे बना रहे हो? उस कंपाउंड में जो एलिमेंट इन्वॉल्व है, डायरेक्टली एलिमेंट से, और एलिमेंट में भी कौन सा? मोस्ट स्टेबल। ठीक है बेटा? Yes. जैसे देखो, एक पर्सन ने 1 मोल CO2 बनाया कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म को ऑक्सीजन में जलाकर, और बेटा वो ये क्लेम कर रहा है कि उसका डेल्टा H CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन है। दूसरे पर्सन ने कार्बन की डायमंड फॉर्म ली, ऑक्सीजन में जलाया, 1 मोल CO2 बनाया, वो भी क्लेम कर रहा कि उसका डेल्टा H, वो भी बेटा क्लेम कर रहा कि उसका डेल्टा H कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन है। कौन बेटा सही है, कौन गलत है? ग्रेफाइट सही है, सही है। ग्रेफाइट वाला सही है, डायमंड वाला गलत है। तो देखो बेटा, इस वाले में देखो 1 मोल CO2 बन रहा, किससे बन रहा? CO2 में कौन से 2 एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन, डायरेक्ट कार्बन और ऑक्सीजन से। और कार्बन में भी क्या लिया गया है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अब जैसे दूसरा देखो, देखो बेटा 1 मोल इथेन बनाया जा रहा, आपको 1 मोल इथेन बनाना है, 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन में क्या किया आपने? इथाइलिन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, इथेन बना लिया, जितना डेल्टा H प्रोड्यूस हुआ उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 मोल इथेन बनाया, किससे? एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म, डायरेक्टली एलिमेंट से। आपने बेटा कार्बन और हाइड्रोजन से डायरेक्ट बनाया। कौन सा बेटा सही है, कौन सा गलत है? सर एलिमेंट वाला सही होगा, एलिमेंट वाला सही है, गलत होगा, कंपाउंड वाला गलत है। गलत होगा। देखो बेटा, डायमंड ग्रेफाइट हो तो ग्रेफाइट, अदरवाइज केवल कार्बन है तो कार्बन का मतलब सॉलिड। ठीक बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको बेटा किसी कंपाउंड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो जब भी बेटा किसी कंपाउंड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना है, पहला स्टेप, एक बेटा एरो बनाइए, ठीक, और जिस कंपाउंड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है उसका 1 मोल यानी फार्मूला राइट साइड में लिखो, राइट 1 मोल ऑफ कंपाउंड ऑन RHS। फिर बेटा उस कंपाउंड में जो एलिमेंट इन्वॉल्व है उनकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म किधर लिखो? लेफ्ट साइड। कोई साइड प्रोडक्ट यानी दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे देखो आपसे कह रहा एक ऐसी रिएक्शन लिखो जिसका डेल्टा H अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो बेटा अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, एरो बनाइए, 1 मोल अमोनिया यानी उसका फॉर्मूला राइट साइड। कौन से 2 एलिमेंट है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन देखो वहां एक एटम है, स्टेबल फॉर्म लेकिन क्या होता है? N2 हाफ N2।
हाइड्रोजन बेटा 3 एटम है, स्टेबल फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूल 3/2H2। ऐसे बेटा आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। फिर देखो, आपसे कह रहा एक ऐसी रिएक्शन लिखो जिसका डेल्टा एच इथाइल अल्कोहल का हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो देखो 1 मोल इथाइल अल्कोहल राइट साइड लिखा, कौन से 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखो कार्बन एलिमेंट के फॉर्म में लिया क्योंकि नेचर में एलिमेंट के फॉर्म में, हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल फॉर्म मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मोस्ट स्टेबल फॉर्म मॉलिक्यूल। लिख दिया, आंसर होगी। ठीक बेटा। यस सर। यस सर। सिमिलरली देखो HCF6 के लिए लिखना है, तो जिनॉन बेटा नेचर में क्या है, मोनो एटॉमिक। फ्लोरीन नेचर में क्या है, डाई एटॉमिक। ये बेटा रिएक्शन होगी। एसिटिक एसिड के लिए लिखना है, तो देखो बेटा सबसे पहले रिएक्शन लिखी, 1 मोल एसिटिक एसिड राइट साइड, इसमें जो एलिमेंट इन्वॉल्व है लेफ्ट साइड, हीट ऑफ रिएक्शन। अब देखो बेटा ये रिएक्शन दी H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl, इसका डेल्टा H -44 किलो कैलोरी। क्या इसे HCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं? नो सर। नो सर। एक क्यों नहीं मोल कह सकते, क्योंकि 2 2 मोल मोल बन बना रहा है। है। अगर बेटा इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक दो मोल से बनाना डि- पड़ता है। दो से कर डिवाइड दो। कर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, -22। फिर देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, किसी कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कब होता है, जो बेटा आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था वही कंडीशन यहाँ पर। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब 1 मोल कंपाउंड आपने बनाया, किससे बनाया, एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म से, और जब बनाया उस वक्त टेम्परेचर 25 डिग्री C यानी 298 केल्विन, और प्रेशर बेटा कितना था, 1 atm। ठीक, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ये नॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कब होगा, जब टेम्परेचर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री C, प्रेशर 1 atm। ठीक है बेटा। यस सर। फिर बेटा एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या लिया जाता है, 0 एज्यूम किया गया है बेटा। एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिया जाता है, 0। देखो H2 गैस का 0, Cl2 गैस का 0, ब्रोमीन गैस का नहीं, लिक्विड का 0 होगा, क्योंकि यस सर। ब्रोमीन की स्टेबल फॉर्म लिक्विड है, लिक्विड होता है। आयोडीन की स्टेबल फॉर्म सॉलिड है, सॉलिड। ऑक्सीजन की O2 फॉर्म स्टेबल है, कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म यानी कार्बन सॉलिड, F2 की गैस, मेटल 0, मेटल क्या होगा, सॉलिड। लेकिन मरकरी लिक्विड का 0 होता है, मरकरी सॉलिड का 0 नहीं, लिक्विड का। फिर देखो बेटा कार्बन की डायमंड फॉर्म, ऑक्सीजन की ओजोन फॉर्म, इसका 0 नहीं होता। इसके अलावा बेटा इसमें और जोड़ लेना, सल्फर एसिड। रोम्बिक फॉर्म, ये स्टेबल होता है। फास्फोरस व्हाइट वाला, वाइट फास्फोरस। ये स्टेबल होता है, इनकी 0 होती है।
तो सल्फर बेटा अगर मोनोक्लिनिक है 0 नहीं होगा, रेड फास्फोरस से 0 नहीं होगा। फिर देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर बेटा आपको एक रिएक्शन दी है, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, देखो हेडिंग पढ़ो, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन फॉर ए गिवन रिएक्शन व्हेन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन। जैसे देखो ये रिएक्शन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। कैपिटल ए कैपिटल बी क्या, रिएक्टेंट, कैपिटल सी कैपिटल डी क्या, प्रोडक्ट, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल बताता है। तो अगर बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी चारों का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो डेल्टा एच क्या होगा, सभी प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस सभी रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो अप्लाई कैसे करोगे, प्रोडक्ट में बोलो बेटा, प्रोडक्ट क्या है, सी, कितने मोल है, स्मॉल सी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी इंटू 1 मोल का हीट ऑफ फॉर्मेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ डी इंटू 1 मोल का हीट ऑफ फॉर्मेशन, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ ए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? बस एक न्यूमेरिकल कर लो। देखो बेटा, ये रिएक्शन दी है, इथेन का ऑक्सीजन में कंबस्शन कर रहे हैं, ये रिएक्शन दी है। आपको देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, C2H6 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। बताओ बेटा O2 का क्यों नहीं दिया? एलिमेंटल फॉर्म में है ना, तो 0 जीरो होगा। होती है। 0 हो गया। अब बेटा आपको डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच कैसे निकाल लोगे, सभी प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो बेटा CO2 के कितने मोल, 4, एक का बेटा कितना है, -395, प्लस वाटर के कितने मोल, 6, एक का कितना बेटा, -285। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट में आओ, 2 इंटू एक का कितना, -83.5, ऑक्सीजन का 0। ऐसे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, बोलो भाई। यस सर। ये आंसर है, घर पे चेक कर लेना। फिर देखो, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नहीं ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं है यहाँ पे, बेटा फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर एज ए सॉलिड फ्यूल रॉकेट में यूज किया जाता है। आपसे कह रहा कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन। आपको देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, देखो फेरिक ऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, फेरिक ऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, एल्युमिनियम और आयरन का नहीं दिया है, क्या लेंगे, 0, क्योंकि मेटल है। क्या पूछ रहा है, बोलो, हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, सभी प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का। तो बोलो प्रोडक्ट में एल्युमिनियम, एल्युमिना कितना है, 1 मोल,
into heat of formation plus 2 into heat of formation of iron minus 1 into heat of formation of ferric oxide plus 2 into heat of formation of aluminium. वैल्यू रखो या वैल्यू नहीं रखी है, बोलो 1 into एल्यूमिना की वैल्यू -399, 1 into फेरिक ऑक्साइड की वैल्यू -196.5. बोलो बेटा घटा लोगे ना? यस सर। यस सर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक बेटा, यस सर। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब भी नेक्स्ट, कल मेरी क्लास नहीं है ना? नहीं सर। सर लेकिन सर आप लगवा लीजिए 7 बजे के बाद हम लोग की नहीं है कोई भी क्लास। कल दो ही क्लास है ना? यस सर। Yes, यस सर। चलो हम लगवा लेंगे, अगर लगवाएंगे तो आपके पास टाइम टेबल पहुंच जाएगा। जी थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। अभी भेज दीजिए। ये पीडीएफ भेज देंगे अभी हम। Yes, सर गुड नाइट। अभी।